बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का हमारा नेक्स्ट चैप्टर है सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। आपको ये बताता चलूँ कि पिछले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 1 में हमने जो कुरानिक वर्सेस हैं अबाउट द लिविंग ऑर्गेनिज्म, अबाउट बायोलॉजी, वो हमने छोड़े हैं। तो वो इंशाल्लाह अलग आपको मेरे चैनल बायोलॉजी बाय सैफुल्लाह चैनल पर इंशाल्लाह वो रिकॉर्डेड मौजूद हैं। अब वहाँ पर ज़रूर देखिएगा, क्योंकि कम से कम हर एक स्टूडेंट को ये मालूम हो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में अल्लाह जल्ल शानहू कुरान में क्या फरमाते हैं, दुनिया को किस तरह पैदा किया गया, लिविंग ऑर्गेनिज्म को किस तरह पैदा किया। ठीक है, जिस तरह अल्लाह जल्ल शानहू कुरान में फरमाते हैं वजअलना मिनल माइ कुल्ल शै, मैंने हर एक चीज़ को पानी से पैदा किया। अब इसका बायोलॉजी में क्या आंसर है? ठीक है, तो बायोलॉजी और कुरान इन दोनों के दरमियान, क्योंकि बहैसियत मुसलमान हमने सबसे पहले कुरान को सीखना है, तो वो आयतें जो हैं वो इंशाल्लाह मैं अलग रिकॉर्ड करके आपको वो चैनल पर मौजूद होगी। ज़रूर बिल ज़रूर पूरे किताब को अगर आप पढ़ सकते हैं, पूरे किताब को याद कर सकते हैं, उनको समझ सकते हैं, तो बहैसियत मुसलमान ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम कुरानिक वर्सेस को भी साथ में ज़रूर बिल ज़रूर उसको पढ़ें, समझें और अजर समझकर, ड्यूटी समझकर इसको समझें। तो आज हमारा दूसरा चैप्टर है सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। सबसे पहले ये है कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम किसको कहते हैं, सालों तो बाद में करेंगे। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम किसको कहते हैं? बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इसको कहते हैं कि बायोलॉजी में आपको पता है कि वी डिस्कस लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट, एनिमल्स, फंगस, प्रोटिस्ट, like that monera and this field. So whenever any problem that is faced to living organism, this is known as biological problem. For example, अगर मैं ह्यूमन, क्योंकि आपके इस लेवल तक हम ह्यूमन के ज़्यादा कंसर्न होंगे, तो ह्यूमन जो है, लेट्स सपोज ह्यूमन है, सारी कायनात जो है वो अल्लाह पाक ने इंसान के लिए बनाई है, तो इंसान अशरफ अल मखलूक़ात हैं। तो इसी वजह से बायोलॉजी में भी सारी तवज्जो जो है वो बायोलॉजी पर मरकूज़ होती है। तो इस लिहाज से लिविंग ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल ह्यूमन को किसी किस्म का कोई मसला दरपेश है, ठीक है, अब ह्यूमन को कोई मसला दरपेश है, कोई बीमारी आ गई, वबा आ गई, ठीक है, कोई प्रॉब्लम है, तो ये अब ये चूँकि जो प्रॉब्लम आ चुका है, चाहे वो दूसरे ऑर्गेनिज्म की वजह से है या एनवायरनमेंट की वजह से है। दूसरा ऑर्गेनिज्म का मतलब कोई वायरस आ चुका है, कोई बैक्टीरिया आ चुका है, कोई प्रोटोजोन आ चुका है, ठीक है, कोई किंगडम प्रोटिस्टा वाला ऑर्गेनिज्म है, वो आकर ह्यूमन को इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म आकर दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म, और वो दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसा जिसका मरकजी किरदार है, जिसको ह्यूमन कहा जाता है, उसको इफेक्ट कर रहा है, तो अब इसको हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कहते हैं, यानी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ रिलेटेड हो। ठीक है, अब सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम ये है कि अगर किसी किस्म का कोई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आ जाए ह्यूमन पर या ह्यूमन से रिलेटेड हो, तो फिर इसको किस तरह हम डील कर सकते हैं, इसको हम हल कैसे करेंगे। ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक जो है, ये चैप्टर सारा का सारा इसी के मुतालिक है। मैं आपको आसान सी एक मिसाल दे दूं, आपकी बुक में तो मलेरिया का तस्करा है, मलेरिया के अलावा और भी हैं। लेट्स सपोज मलेरिया एक मसला है जो इंसान की तारीख़, इंसान जहाँ से शुरू हुआ है वहाँ से मलेरिया भी होता चला आ रहा है। दुनिया में इतने ज़्यादा जो है वो ट्रैफिक हादसात में, बम ब्लास्ट में और दहशतगर्दी में और जंगों में इतने लोग नहीं मरते जितने लोग जो हैं वो पैरासाइट से मरते हैं। और पैरासाइट जो हैं वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर आते हैं और हमारे बॉडी से खुराक हासिल करते हैं और एज ए रिज़ल्ट हमें नुकसान भी पहुंचाते हैं। तो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अमवात पैरासाइट से हो रही है। तो देखो ये एक प्रॉब्लम है। इसी तरह और वो इसका एग्जाम्पल क्या है, लेट्स सपोज मलेरिया, मलेरिया इज काज्ड बाय प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम एक पैरासाइट है। इसी तरह जो है लंग कैंसर है। अब लंग कैंसर एक प्रॉब्लम है, बैक्टीरिया से ये लगता है, ये पूरी दुनिया के मुतासर एट ए टाइम मुतासर कर रहे हैं। तकरीबन पूरी दुनिया में 1/3 यानी 1/3 वर्ल्ड इज अफेक्टेड नाउअडेज फ्रॉम द टीबी बैक्टीरिया, टीबी डिजीज। ठीक है, ये भी एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है। तीसरा एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है वो आजकल जो आ रहा है वो है कोरोना वायरस। अब जो कोरोना वायरस आया तो इसने पूरी दुनिया को मुतासिर किया। अब ये एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है। अब इसको हल कैसे कर रहे हैं? तो देखो आपको मालूम है कि स्टिल आज
जो है वो अभी तक साइंटिस्ट जारी हैं कि कोशिश में है कि इसके लिए वैक्सीन कैसे बनाएं। ये एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है क्योंकि पूरी दुनिया में लाखों की तादाद में ये जिंदगियां चाट चुका है। कोरोना वायरस के हवाले से मेरी एक डिटेल वीडियो जो है वो इंशाल्लाह मेरे चैनल पर मौजूद है। कोरोना वायरस क्या है, इसकी हकीकत क्या है, कितने लोग मरे इससे पहले, इसकी अगर आप इसको जानना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल पे आप इसकी अलग वीडियो देख सकते हैं। तो आप समझ रहे हैं कि समझ चुके होंगे कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम अब किसको कहते हैं। तो इसका सॉल्व करना यह है हमारा आज का टॉपिक। तो इसको जब भी हम हल करते हैं किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को, तो इसको हम हल करते हैं बायोलॉजिकल मेथड के जरिए। बायोलॉजिकल मेथड के जरिए। तो बायोलॉजिकल मेथड क्या है? अ मेथड अडॉप्टेड बाय अ बायोलॉजिस्ट टू फाइंड अ सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। ये वो मेथड है कि जिसमें कोई भी बायोलॉजिस्ट किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हल करते हैं विच ही कम अक्रॉस द फिजिकल वर्ल्ड, जो फिजिकली दुनिया में उसके सामने है। उस प्रॉब्लम का अगर साइंटिस्ट सॉल्यूशन निकाल रहे हैं और इसके लिए जो मेथड वो इस्तेमाल कर रहा है, दिस इज नोन एज बायोलॉजिकल मेथड। जैसे आजकल कोरोना वायरस जो है इसके लिए ये एक बायोलॉजिकल मेथड अप्लाई किया जा रहा है और इसी के मुताबिक जो है वो इसको ये प्रॉब्लम है इसी के मुताबिक हल कर रहे हैं। तो ये बायोलॉजिकल मेथड, जाहिर बात है कोई भी काम करने से पहले उसके कुछ तरीक़ाकार होता है। तो तरीक़ाकार के बगैर तो कोई भी काम नहीं होता। जो तरीक़ाकार है तो उसको कहा जाता है बायोलॉजिकल मेथड। तो बायोलॉजिकल मेथड जो है उसके चंद स्टेप्स होंगे। वो स्टेप कौन कौन से हैं? वो स्टेप जो है सबसे पहले ये है कि रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। आपको पहले ये तो पता हो कि मैं फॉर एग्जांपल मैंने कई नाम आपके सामने लिए, लंग कैंसर भी है, मलेरिया भी है, एड्स भी एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है। एड्स जो है इसका सबसे पहला केस 1981 में आया था। अब 1981 में अफ्रीका में ये आया और अब तक आ रहा है। तकरीबन 35 मिलियन लोग इससे मर गए हैं। अफ्रीका से होते हुए पूरी दुनिया में फैल गया है। अब ये क्यों, क्या वजह है? तो ये आपका सबसे पहले किसी भी प्रॉब्लम को अगर आप शुरू करना चाहते हैं बायोलॉजिकल मेथड में, आप उसको सॉल्व करना चाहते हैं, तो सबसे पहले वो क्या होगा, आप उसको रिकॉग्निशन तो कर लें, आप कोई टॉपिक तो कंसिडर कर ले कि मैंने काम क्या करना है। आप एट ए टाइम सारे टॉपिक को नहीं लेके जा सकते, ठीक है? आप एट ए टाइम एक टॉपिक को लेंगे और एक टॉपिक को आप हल कर सकते हैं। तो ये है कि लेट्स सपोज ये रिकॉग्निशन, पहचानना। सो दिस स्टेप इंक्लूड टू नो अबाउट द प्रॉब्लम। सबसे पहला यह है कि आपको जो प्रॉब्लम है आपके उसके बारे में आपके पास क्या हो, मालूमात हो। दूसरा यह है कि फॉर्मुलेशन ऑफ क्वेश्चनेयर इज रिक्वायर्ड। आप इसके बारे में चंद क्वेश्चन एंड आंसर जो हैं एक कागज़ लेंगे या जो है ना वेबसाइट पे आप एक क्वेश्चनेयर बनाएंगे। व्हाट इज क्वेश्चनेयर? क्वेश्चनेयर ऐसा होता है, लेट्स सपोज अगर मैं आपको एक कागज़ दे दूं और उस पर मैंने 20 क्वेश्चन लिखे हो कि मौजूदा कोरोना वायरस के बारे में आपके क्या ख्यालात हैं, या आपके घर में जो कोरोना का मरीज़ था वो कैसा था, आपने उसको कैसे फील किया। तो ये है जो चंद 15-20 क्वेश्चन होंगे, उसको कहते हैं क्वेश्चनेयर। ये ज़रूरी है आप जिस बीमारी के बारे में भी जानना चाहते हैं। अब ये फॉर एग्जांपल लंग कैंसर है, हेपेटाइटिस है, मलेरिया है, कोविड-19 है, ठीक है? तो लंग कैंसर जो है वो आमतौर पर लगता है किस चीज़ से? बैक्टीरिया से लगता है, वायरस से भी लग सकता है। इसी तरह हेपेटाइटिस ये भी वायरस से लग सकता है, ठीक है? ये भी वायरस से लगता है हेपेटाइटिस। इसमें क्या चीज़ मुतासर होता है? इसमें मुतासर होता है लीवर, ठीक है? इसको हेपेटाइटिस इसी वजह से कहते हैं क्योंकि ये लीवर को मुतासर करता है। तो लीवर किस चीज़ से बना है? लीवर सेल से बना है, जिसका मतलब है हेपेटोसाइट, जिसके मानी है हेपेटोसाइट। अब हेपेटोसाइट एक सेल है, तो हेपेटोसाइट के सेल को जो वायरस मुतासर करता है, तो एज ए रिजल्ट वायरस लीवर का जो हाल हो जाता है, जो बीमारी उसको लग जाती है, इसी वजह से हम इसको कहते हैं हेपेटाइटिस। अच्छा, मलेरिया भी एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है। माला का मतलब है बेड, एरिया का मतलब है एयर, मतलब बेड एयर। शुरू में ये ख्याल किया जाता था कि मलेरिया जो है ये गंदी हवा से लगता है, ठीक है? इसी वजह से इसको मलेरिया कहा जाता है। इसी तरह कोविड-19 आजकल की एक बीमारी चल रही है। तो सबसे पहले आपको इसके बारे में जानना होगा, क्वेश्चनेयर तैयार करना होगा। आपने रिकॉग्निशन कर ली कि मैंने फॉर एग्जांपल आप किस फील्ड में मैंने जाना है और किस फील्ड को मैंने बायोलॉजिकल प्रॉब्लम ये जो है उसको मैंने सॉल्व करना है। लेट्स सपोज आपने एक हल ले लिया, कोई भी है,
एग्जाम्पल के तौर पर हमारा अगला लेक्चर जो होगा वो होगा, अभी हम सिर्फ मैं आपको सिर्फ स्टेप्स बताऊंगा। अब जो दूसरा होगा वो ये है कि ऑब्जर्वेशन आप सबसे पहले करेंगे और प्रीवियस रिजल्ट्स को देखेंगे। वो क्या है, नेक्स्ट जो आपका स्टेप होगा सॉल्विंग बायोलॉजिकल प्रॉब्लम में, वो आप ऑब्जर्वेशन करेंगे। ऑब्जर्वेशन क्या है, हर वो चीज़ जिसको आप अपने 5 सेंस यानी खवास खमसा से आप देखते हैं, इसको कहते हैं ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन जो है वो आमतौर पर हम 5 सेंस से करते हैं, सेंस ऑफ साइट, सेंस ऑफ टंग, सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ हेयरिंग एंड सेंस ऑफ टच। तो ये 5 सेंसेस से आप जिस चीज़ को भी ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ये क्या है, ये है ऑब्जर्वेशन, उसको इसकी एग्जामिनेशन कर रहे हैं। लेट सपोज कोरोना का मरीज़ है, अब कोरोना के मरीज़ को आप देख भी रहे हैं, उसकी बातों को सुन भी रहे हैं, इसको जो है ना टच भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आप उसको, अगर कोई ऐसी बीमारी है कि वहाँ उससे स्मेल आती हैं तो आप इवन उसके लेट सपोज उसके मुंह से या लेट सपोज उसकी वो जो सांस लेता है तो उस सांस से आपको स्मेल भी आ रही है, तो ये है ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन एंड प्रीवियस रिजल्ट आप ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन जो है 2 तरीके से होती हैं, एक क्वालिटेटिव हो सकती है, एक क्वांटिटेटिव हो सकती है। क्वालिटेटिव ये है, क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन ये है कि हर वो ऑब्जर्वेशन जिसको आप 5 सेंस से समझ सके, दिस ऑब्जर्वेशन इज नोन एज क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन, ठीक है। दैट डेटा दैट इज मेजर्ड विद आवर 5 सेंसेस। लेट सपोज आप लंग कैंसर को देख रहे थे, हेपेटाइटिस को देख रहे थे। हेपेटाइटिस वाला जो मरीज होता है जिसको हम यरकान कहते हैं, ठीक है, यरकान वाला जो मरीज होता है उसके आंखें पीली होती हैं, उसका स्किन भी पीला होता है, उसका पेशाब जो है वो भी इंतहाई पीला होता है। तो देखो आप अब किसी बंदे को आप देखते हैं वो पीला है तो ये आप आंखों से देखेंगे ना, जब आप इसके पेशाब को देखेंगे तो पेशाब भी बहुत ज़्यादा पीला होगा। तो देखो 5 सेंस की बात आ गई। इसी तरह वो जो पेशाब से स्मेल आता है वो भी इंतहाई तेज़ स्मेल आता है, तो देखो सेंस ऑफ क्या हुआ, स्मेल हुआ। इसी तरीके से अगर आप जो है इसके अलावा कानों से देखना चाहते हैं तो हेपेटाइटिस वाले मरीज़ को भूख नहीं लगती, तो देखो ये भी आप सुनने में आप देख रहे हैं, उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये तो खाना भी नहीं खा रहा। अब ये जो डेटा है दिस इज नोन एज क्वालिटेटिव डेटा या क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। एक होता है क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन ये है कि अगर आप किसी इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए किसी टॉपिक की एग्जामिनेशन कर ले, लेट सपोज लंग कैंसर मरीज़ है, लंग कैंसर का जो मरीज़ होता है उसका टेम्परेचर होता है, ठीक है, उसका टेम्परेचर होता है तो जाहिर बात है टेम्परेचर आप किससे नापेंगे, थर्मामीटर से। अब थर्मामीटर आप इस्तेमाल कर रहे हैं ना, 5 सेंस तो इस्तेमाल नहीं कर रहे, हाँ 5 सेंस आप इस लिहाज से इस्तेमाल कर रहे हैं कि जब आप इसको सेंस ऑफ टच इस्तेमाल करेंगे तो उसको देखेंगे कि इसका टेम्परेचर है। अभी आगे कितना है उसके लिए आप इसको मेजर करेंगे और रिकॉर्ड करेंगे। इसके लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे, थर्मामीटर इस्तेमाल करके आप बता सकेंगे कि 104 फ़ारेनहाइट है या 102 फ़ारेनहाइट है। तो इस तरीके से अब देखो ये क्वांटिटेटिव है, जो आपको डिजिट्स दे दे वो क्वांटिटेटिव हैं, जो आपको शेप, कलर, कद, हाइट, चौड़ाई, लंबाई ये और कलर दे दे तो ये क्वालिटेटिव कहलाता है। उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। तो इनमें से सबसे कौन सा बेहतर है, इनमें से सबसे बेहतरीन जो है वो आप समझ सकते हैं वो क्वालिटेटिव हैं। क्यों? क्योंकि आप मरीज़ को अगर आप किसी भी प्रॉब्लम को अगर आंखों से 5 सेंस से देख रहे हैं तो हम आमतौर पर कहते हैं कि आपने खुद अपने आंखों से देखा था, तो तब हम कहते हैं कि हाँ, अगर हम खुद जिस बात को आंखों से देख लेते हैं जिसको गवाह कहते हैं, ठीक है, ऐनी शाहिदीन जिसको कहते हैं, ऐनी शाहिद यानी आंखों से जो देखने वाला होता है वो कंफर्म सोर्स होता है। और जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं हो सकता है कि उसने थर्मामीटर सही इस्तेमाल ना किया हो सकता है कि उसने ऑब्जर्वेशन जो की हो उसमें कोई गलती हुई हो, क्योंकि पेन दरमियान में आ जाता है, क्योंकि दरमियान में जो है थर्मामीटर का इस्तेमाल होता है, क्योंकि दरमियान में जो है कोविड-19 में लेट सपोज कई प्रॉब्लम मौजूद होते हैं, इसमें भी टेम्परेचर आ जाता है, इसमें कफ भी आ जाता है। तो ये क्वांटिटेटिव में गलती के चांसेस होते हैं लेकिन क्वालिटेटिव में नहीं होते, तो इसी वजह से क्वालिटेटिव इज कंसिडर्ड मोर एक्यूरेट। तो ये हुआ आपकी ऑब्जर्वेशन और प्रीवियस रिजल्ट। प्रीवियस रिजल्ट किसको कहा जाता है कि प्रीवियसली लोग कैसे थे। प्रीवियसली फॉर एग्जांपल अब आजकल के कोरोना का मरीज़ है या मलेरिया के मरीज़ हैं, अब अगर ये तो नहीं हो सकता कि मलेरिया का मरीज़ हो और मलेरिया में टेम्परेचर ना हो,
लेट सपोज मेरा इंस्ट्रूमेंट जो है वो ख़राब है, थर्मामीटर ख़राब है, तो ये तो नहीं हो सकता कि मलेरिया का मरीज़ मेरे पास ठंडा आ रहा हो, यानी उसका टेम्परेचर ना हो, तो ये तो हो ही नहीं सकता। वो ज़रूर बिल ज़रूर गर्म होगा, उसका टेम्परेचर होगा और हाई टेम्परेचर उसका होगा। तो ये हैं प्रीवियस रिजल्ट्स। अच्छा, ये करने के बाद नेक्स्ट क्या है, फॉर एग्जांपल आपने ऑब्जर्वेशन कर ली, ऑब्जर्वेशन करने के बाद आप फिर हाइपोथेसिस करेंगे। हाइपोथेसिस क्या है? हाइपोथेसिस इसको कहते हैं कि कोई भी साइंटिस्ट या कोई भी बायोलॉजिस्ट अगर किसी प्रॉब्लम को लेकर वो सॉल्व कर रहा है, तो उसने चूंकि ऑब्जर्वेशन कर ली, उसने प्रीवियस हिस्ट्री को भी देख लिया, इसके बाद उसकी क्या करता है, उसके वो बायोलॉजिकल आंसर आपको दे देता है। लेट सपोज एक बंदा बीमार है, उसको तो ये पता नहीं था, मैंने तो शुरू में आपको बाकायदा नाम बताए कि ये मसला है, ये मसला है, ये मसला है, मैंने तो आपको नाम बताए, लेकिन लेट सपोज एक प्रॉब्लम है लेकिन ये पता नहीं है ये कि ये है किस वजह से। अब क्या करेगा, अब साइंटिस्ट क्या करेगा, ये जो प्रॉब्लम है उसके बारे में नाम बताएगा। क्या नाम बताएगा? मैं अगर एक दूसरा मिसाल दे दूं, मैं डॉक्टर के पास चला गया, तो डॉक्टर के पास जाकर वहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, वो मुझे ऑब्ज़र्व कर लेता है। ऑब्ज़र्व करके मैं उसको अलामतें बताता हूँ। अलामतें इस तरह बता देता हूँ कि मेरे गले में दर्द हो रहा है और साथ में मुझे टेम्परेचर भी है, तो वो मुझे मेरा मुंह खोलने का कह देता है। टार्च लगाकर वो देख लेता है कि मेरा गला जो है अंदर से रेड एंड कलर है और थोड़ी सी उसमें स्वेलिंग हो चुकी है। अब वो आगे से क्या कहेगा, वो आगे से ये कहेगा कि यू गॉट अ प्रॉब्लम ऑफ you got a problem of sore throat or you got a problem of tonsillitis, आपके गले हो चुके हैं। तो अब ये हाइपोथेसिस वो करता है कि मेरा जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम क्या है, मुझे तो नहीं पता था, आपको तो नहीं पता था, आप डॉक्टर के पास गए थे, लेकिन वो क्या करता है, वो आपके ऑब्जर्वेशन और आपको अंडर द एग्जामिनेशन रखने के बाद क्लिनिक में कह देता है कि आपका ये प्रॉब्लम है। ठीक है, अब वो क्या करता है, विल बी बेस्ड ऑन प्रीवियस ऑब्जर्वेशन। ये किसकी बुनियाद पर होगा, ये जो डॉक्टर ने इससे पहले क्लिनिक में आपकी जो ऑब्जर्वेशन की है ये उसकी बुनियाद पे होगा। लेट सपोज उसने आपको देखा, आपको टार्च, आपका ब्लड प्रेशर मालूम किया, ठीक है, आपका वेट मालूम किया, तो ये प्रीवियस ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर होगा। आमतौर पर लंग कैंसर का जो मरीज़ होता है या टीबी का जो मरीज़ होता है उसका वज़न घटता है, उसका वज़न कम होता है, तो जाहिरी बात है वो अगर आपको तराजू पे खड़ा करेगा, वो जो स्केल होता है उस पर, तो अगर आपका वज़न कम आ रहा है तो ये है ऑब्जर्वेशन। वो आगे से क्या करेगा, वो आगे से ये कहेगा कि आपका कौन सा प्रॉब्लम है, आपका टीबी प्रॉब्लम है। वो क्यों कह रहा है, क्योंकि उसने क्लिनिक में आपको पूरी तरह जांच लिया, पूरी तरह समझ लिया, आपने सारे अलामात उसको बताए, आगे से वो डॉक्टर हाइपोथेसिस बताता है या साइंटिस्ट आपको हाइपोथेसिस बताता है। अब ये जो हाइपोथेसिस होगा ये आपके प्रॉब्लम का या कोई भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हो, ये उसका आंसर होता है। और आंसर क्या है कि यू हैव गॉट अ टीबी, यू हैव गॉट अ सोर थ्रोट प्रॉब्लम, यू हैव गॉट अ लंग कैंसर, लाइक दैट। अब क्या है, प्रोपोज्ड स्टेटमेंट टू द आंसर ऑफ प्रॉब्लम। ये आपके जो प्रॉब्लम है ये उसका एक तजवीज़ शुदा एक जवाब होता है। विल बी टेस्टेबल, ये ऐसा नहीं है कि उसने बता दिया तो फिर वो जो है ना आगे कुरानी आयत है उसमें कुछ भी नहीं हो सकता, नहीं, आगे उसको टेस्ट किया जा सकता है। तो टेस्ट कैसे करते हैं, थ्रू एक्सपेरिमेंट। ठीक है, वो आगे से एक्सपेरिमेंट करेगा। तो जाहिर बात है एक्सपेरिमेंट, तो लेट सपोज आप डॉक्टर के पास गए थे, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, साइंटिस्ट हैं, तो आगे से क्या करेगा, वो आगे से टेस्ट करेगा, आपसे खून लेगा, ठीक है, खून लेकर आपका एक्सरे करेगा, वो आपका ब्लड टेस्ट लेगा, उसकी टिश्यू कल्चरिंग होगी, खून लेकर उसको कल्चर मीडियम में रखेगा और उसके अंदर अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, एक हफ्ते के अंदर अगर उसमें वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मजीद ग्रो होगा तो फिर वो देख लेगा, ये एक्सपेरिमेंट के जरिए। अब एक्सपेरिमेंट में ये क्या होता है, हाइपोथेसिस में, कि डॉक्टर ने या साइंटिस्ट ने जो मसला आपको बताया है ये गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, कैन बी रिजेक्टेड एंड कैन बी एक्सेप्टेड, ये दोनों हो सकता है। अच्छा, हाइपोथेसिस के बाद जो अगला नंबर है वो है डिडक्शन का। अब डिडक्शन क्या है, डिडक्शन हाइपोथेसिस से ही होती है। डिडक्शन क्या है, लेट सपोज डॉक्टर ने आपने डॉक्टर को अलामतें या साइंटिस्ट को अलामतें बताई, आगे से साइंटिस्ट ये कहता है कि आपको ये प्रॉब्लम है, आपको आप कोरोना के पेशेंट हैं, ठीक है, आप मलेरिया के पेशेंट हैं, किसी भी प्रॉब्लम के पेशेंट हैं, तो आगे से डिडक्शन ये इसको कहते हैं कि ये वाले अलामतें जिसके अंदर भी होगी आपके अलावा उसको भी आप वाला प्रॉब्लम होगा, अदरवाइज अगर ये नहीं है तो फिर साइंटिस्ट गलत होगा।
ठीक है, इसको कहते हैं डिडक्शन। डिडक्शन में आमतौर पर दो बातें ये स्टेटमेंट के फॉर्म में होता है, इसमें इफ और देन की बात होती है, इफ और देन। इफ द सेम प्रॉब्लम, लेट सपोज साइंटिस्ट आपको ये कहता है, साइंटिस्ट ने आपको एक मसला बताया कि आपका ये मसला है, तो डिडक्शन क्या होगा? डिडक्शन की स्टेटमेंट कुछ इस तरह होगी, इफ योर सेम सिम्पटम इज प्रेजेंट इन एनी अदर पर्सन ही और शी विल हैव द सेम प्रॉब्लम, देन, यानी इफ अगर उसमें आपकी वाली अलामती होगी, देन फिर उसमें भी आपका वाला मर्ज होगा। लेट सपोज ड्राई कफ, खुश्क खांसी, टेम्परेचर और सांस में तकलीफ, अगर किसी बंदे का है और उसको साइंटिस्ट ने कहा कि आपका कोरोना वायरस, यानी आप कोरोना के पेशेंट हैं, तो डिडक्शन ये होगा कि यही मसले, ये तीन अलामतें जिस किसी और बंदे में होंगी तो फिर वो भी कोरोना का पेशेंट होगा। एफ और देन की बात आएगी। इट इंक्लूड लॉजिकल आंसर ऑफ हाइपोथेसिस, इसमें लॉजिक होता है, यानी एफ और देन की बात होती है। फ्रॉम हाइपोथेसिस, ये हाइपोथेसिस डिडक्ट किया जाता है। इट इज एक्सपेक्टेड रिजल्ट, ये एक्सपेक्टेड रिजल्ट होता है। इट इन्वॉल्व इफ एंड देन। कैसे? इफ कोरोना वायरस काज अ प्रॉब्लम ऑफ डिस्पनिया, व्हाट इज डिस्पनिया? डिस्पनिया इज द डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। आमतौर पर कोरोना का जो मरीज होता है उसको डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग होती है, विच इज नोन एज डिस्पनिया। अगर एक बंदे को डिस्पनिया का प्रॉब्लम है, अगर इफ, देन द पेशेंट इन हॉस्पिटल विल हैव शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, फिर वो सारे मरीज जो हॉस्पिटल में पड़े हैं तो उसको भी ये प्रॉब्लम होगा। देखो एफ और देन की बात है। अब आगे एक्सपेरिमेंट जरूर होगी। एफ और देन को कौन साबित करेगा? एफ और देन को आगे एक्सपेरिमेंट साबित करेगा। ठीक है, अब एक्सपेरिमेंट कैसे साबित करेगा? ये हक और बातिल दोनों में फर्क करता है, सच और झूठ को ये एक्सप्लेन करता है। दैट्स व्हाई इन बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इट इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। बायोलॉजी यूज्ड टू टेस्ट, biologists used to test whether the hypothesis deduction is true or not. बायोलॉजिस्ट इस स्टेज पर देखता है एक्सपेरिमेंट में कि आया जो डिडक्शन हो चुका है एफ और देन की शक्ल में वो ठीक है या गलत है। एट दिस स्टेज हाइपोथेसिस इज आइदर रिजेक्टेड और एक्सेप्टेड। फिर आगे तजर्बा होगा ना इस पर कि वाकई वो ठीक है, उसकी एक्सरे होगी, उसकी सीटी स्कैन होगा, उसका MRI होगा, ठीक है, उसकी ब्लड टेस्टिंग होगी, ये सारी चीज़ें जो हैं, उसका PCR होगा, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन PCR होगा उसका, तो इसके ज़रिए पता चल जाएगा कि वो वाकई मलेरिया का, लंग कैंसर का, TB का वगैरह जिसका भी है उसका मरीज़ है या नहीं है। तो अगला है, जब ये हो जाएगा तो अगले से पता चल जाएगा वो क्या है, वो है एक्सपेरिमेंट से आपको पता चल जाएगा। लेट सपोज ये एक्सपेरिमेंट जो है वो क्या है, लेट सपोज एक्सपेरिमेंट आपका ठीक निकल आया या गलत निकल आया, दोनों बातें हो सकती हैं। हमारा यहाँ पर है अगर वो ठीक निकल आया, ठीक निकल आने के बाद तो ये आपका क्या होगा, कंक्लूजन होगा। कंक्लूजन का मतलब ये है रिजल्ट, आपका कुछ रिजल्ट होगा और रिजल्ट आकर फिर आप इसकी रिपोर्टिंग करेंगे। रिपोर्टिंग का मतलब ये है आपने जितना लंबा चौड़ा प्रोसेस किया इन सब की रिजल्ट लिखेंगे, हिस्ट्री आपने ले ली थी लोगों के, वो सारी चीज़ें आपने कर ली, फिर आप इसको एक फॉर्म में एक प्रिंट करेंगे। प्रिंट करने के बाद इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है डेटा फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट इज कलेक्टेड। ये आपने कलेक्ट किया, कंपेयर दिस डेटा नेशनली एंड इंटरनेशनली, दुनिया के किसी भी मुल्क के अंदर और बाहर की दुनिया के अंदर अपना एक्सपेरिमेंट इन लोगों के साथ क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद देन इट इज़ पब्लिश्ड, फिर आप इसको पब्लिश करेंगे, ठीक है, इसका इश्तिहार करेंगे। किस में, टीवी पे नहीं देंगे कि आप जो है ना सर्फ एक्सेल की तरह आप इसका इश्तिहार देंगे, नहीं, इन द फॉर्म ऑफ रिसर्च आर्टिकल। जब भी कोई भी एक्सपेरिमेंट, कोई भी प्रॉब्लम होता है, आपके जब आप उस पर तजर्बा करते हैं तो आप इसको जब फार्मूलेट करेंगे इसको कागज़ के फॉर्म में, रिसर्च के फॉर्म में, तो फिर इसको कहा जाता है रिसर्च आर्टिकल। ये आप खुद लिख लेंगे, इसको कहा जाता है रिसर्च आर्टिकल, क्योंकि आपने रिसर्च किया। फिर आप इसको एक जर्नल में आप इसको पब्लिश करेंगे। जर्नल जो क्या होता है, गूगल, आप गूगल पे जाएं, ठीक है, गूगल में आप दे दें गूगल स्कॉलर देकर आपके पास गूगल के सर्च इंजन की तरह दूसरा एक इंजन खुलेगा, उस पर लिखा होगा गूगल स्कॉलर। तो गूगल स्कॉलर में आप जिस टॉपिक, फॉर एग्जांपल आप वहाँ पर दे दें मलेरिया सिम्पटम या मलेरिया
या कोरोना वायरस या टीबी या कोई भी आप नाम, कोई बीमारी, कोई प्रॉब्लम आप वहाँ पर लिख लें गूगल स्कॉलर पे, तो आप जो मेन्यू आपके सामने सारे आ जाएंगे, वो सारे के सारे रिसर्च आर्टिकल हैं जो मुख्तलिफ़ लोगों ने बाकायदा नाम उनके लिखे होते हैं, मुख्तलिफ़ मुल्कों में मुख्तलिफ़ अवकात में उनको पब्लिश किया है। ठीक है, कोई भी बंदा जब एक्सपेरिमेंट करता है तो इस तरीके से वो पूरी दुनिया को बताता है, ये नहीं कि अपने साथ रख लेता है। वर्ल्ड वाइड पीपल ऑब्जर्व, पूरी दुनिया के लोग उसको ऑब्जर्व करते हैं टू वेरीफाई, कि उसको पूरी दुनिया के साइंटिस्ट जो हैं उसको वेरीफाई करते हैं कि आया उसने गपशप लगाई है या जो है ना वाकई उसने जो काम किया था। क्योंकि यहाँ पर एक डेटा आ रहा है, लेट्स सपोज तुर्की में कोई और डेटा आ रहा है। मैंने यहाँ पर बताया है कि डिस्पनिया कोरोना वायरस का जो मरीज़ होता है उसका सांस की तकलीफ़ होती है। ठीक है, और जबकि तुर्की में कोरोना कोई तकलीफ नहीं है। इसी तरह 10 ममालिक और हैं, नेपाल, मालदीव, भूटान, उनमें किसी किस्म का कोई ऐसा मरीज़ नहीं था। तो इसका मतलब यह है कि आप गलत कह रहे हैं। ठीक है, आपका वाला था कि कोरोना वायरस हैज़ अ प्रॉब्लम, पेशेंट हैव अ प्रॉब्लम, वन प्रॉब्लम इज़ दैट इट हैज़ अ ड्राई कफ, उसका खुश्क खांसी होता है। अब खुश्क खांसी है तो पूरी दुनिया के लोग कह रहे हैं कि नहीं, उसका खुश्क खांसी नहीं होता, उसका प्रोडक्ट है बलगमी कफ होता है। ठीक है, आप कहते हैं कि ये, तो इसका मतलब यह है कि आप गलत कह रहे हैं। वर्ल्ड वाइड पीपल ऑब्जर्व आल्सो टू वेरीफाई एंड सॉल्व द प्रॉब्लम। तो फिर अगर ठीक है तो पूरी दुनिया के लोग इकट्ठे हो जाते हैं, हर बंदा अपने अपने स्टेप पर काम करता है। तो एज ए रिजल्ट लेट्स सपोज आपने जहाँ तक किया था उससे आगे एक बंदा दूसरे मुल्क में इसको कर लेता है। वो क्या कहता है कि लेट्स सपोज डॉक्टर सैफुल्लाह खटक ने तो यहाँ तक एक काम किया था, ठीक है, यहाँ तक काम किया था, इससे आगे फिर मैंने करना है, इससे आगे एक और कर लेता है, इससे आगे एक और साइंटिस्ट। तो देखो रफ्ता 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 वो एक प्रॉब्लम तक पहुँच जाते हैं और उसको सॉल्व कर देते हैं। अब ये कौन कौन सी जगहों पे हो सकता है? तो देखिए ये हो सकता है मलेरिया में, ये हो सकता है कोविड-19 में। कोविड-19 क्या है इसकी सारी एक्सप्लेनेशन आपको अगली वीडियो में मिलेगी। आप जो है ना यूट्यूब चैनल जो है इसके साथ लिंक होके रहिएगा, दूसरी वीडियो इस पर मौजूद है, इसकी सारी एक्सप्लेनेशन, इसकी अलामत है। इसी तरह एबोला वायरस है। एबोला वायरस वो वायरस था जो तकरीबन 2012 में बेट चमगादड़ जिसको कहा जाता है, अफ्रीका में चमगादड़ से फैला और बहुत सारे लोग इससे भी मर गए। सार्स कोरोना वायरस, सार्स सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ठीक है, कोरोना वायरस। ये कब आया था सार्स कोरोना वायरस? ये 2002 में आया था और चीन में जानवरों से होके आगे फैला था। ये भी चमगादड़ और बिल्ली से फैला था, इंसानों में आया था। ये जो है मर्स कोरोना वायरस, मर्स का मतलब है मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस, CO कोरोना वायरस। ये जो है सऊदी अरब में 2012 में आया था और ये कैमल से यानी ऊंट से फैला था और अभी तक मौजूद है मर्स कोरोना वायरस, सार्स कोरोना वायरस। तो ये देखो, ये अब किसी को भी आप एग्जाम्पल के तौर पर ले लें, लेकिन आपके कोर्स में इंशाल्लाह हमारी अगली वीडियो जो है वो मलेरिया पर होगी। तो अगर आप बकाया के बारे में जानना चाहते हैं तो वे वीडियोस भी मौजूद हैं, लेकिन हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे मलेरिया प्रॉब्लम एज अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो रब्ता कीजिएगा, कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा, लेकिन अपने घर में इधर ना आइए क्योंकि कोरोना प्रॉब्लम है।